everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we are going to start a new chapter of history, chapter number 6, and the title says Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में. तो जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे उस चीज का मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ. हमें पता है कि अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है कि एज ट्रेडर्स ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और यहाँ उन्होंने टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, राइट. तो अब हमें एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्या उस टाइम में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी, क्या वो वाली इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही होंगी? आंसर है नो. क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ हमारी कंट्री में रूल करने आए तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, राइट. जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, इंडिया वर्ल्ड में अपनी हैंडीक्राफ्ट और अपने टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था. लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ जाएंगे, हमारे यहाँ आके वो इतना ज्यादा इंडियन टेक्सटाइल को, हैंडीक्राफ्ट को, सब चीजों को रुइन कर देंगे, खराब कर देंगे. और पैरेलली जब हम उनके देश की बात करेंगे, ब्रिटेन की, तो वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा होगा, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड भी जाना जाएगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे ब्रिटेन में होगी, कैसे कॉन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि एक जगह जो ब्रिटेन है वो पावरफुल होता जाएगा और इंडिया जो है उनके अंडर दबता जाएगा. फिर हमने देखेंगे कि ट्रेड टू टेरिटरी का क्या सफर रहेगा, ब्रिटिशर्स कैसे ट्रेडर्स से टेरिटरी को यहाँ कैप्चर करते हैं और फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू अ वास्ट मार्केट फॉर सेलिंग गुड्स. तो हम देखेंगे इंडिया जहां पहले बहुत अच्छा व्यापार करता था, ट्रेड करता था हैंडीक्राफ्ट्स में, टेक्सटाइल गुड्स में, वो अब कैसे एक ट्रेडर से एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन जाएगा, सिर्फ कच्चा सामान बेचने वाला देश, और कैसे हमारी कंट्री एक प्रॉपर डेस्टिनेशन, प्रॉपर मार्केट बन जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए कि वो अपना सामान यहाँ लाके बेचा करेंगे और उसका इंपैक्ट क्या रहेगा. दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज गोइंग टू टॉक अबाउट. देन वी हैव इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडिया की जो टेक्सटाइल थी, जो हैंडीक्राफ्ट की, उसकी सिचुएशन क्या थी. फिर उसके बाद एक टाइटल है इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. इसके अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया की टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर क्या सिचुएशन चल रही थी, क्या उसकी एक पोजीशन थी. ओके, जब मैं बात करती हूँ अराउंड 1750 में, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, तब तक ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे अपना कब्जा नहीं जमाया था. इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जाना जाता था किसका? कॉटन टेक्सटाइल का. और ये कॉटन टेक्सटाइल ना ही सिर्फ क्वांटिटी में हम बहुत ज्यादा बाहर सप्लाई कर रहे थे, बल्कि हमारी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा फाइन थी और हमारी जो एग्जीक्यूट क्राफ्टमैनशिप भी थी हमारे पास. ऑल्सो दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया. तो आपको पता चला कि जो कॉटन टेक्सटाइल है हमारे देश से कौन कौन सी जगह में जाती थी, वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट में हम सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे इनको. ये है साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में हम ये जो कॉटन टेक्सटाइल को हम भेजते थे, वहां अपना सामान बेचते थे. ओके, फिर हमने देखा कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आएंगी, कैसे इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदेंगी और फाइनली यहां से उस रॉ मटेरियल को ले जाके और अपने वहां कॉन्टिनेंट, अपने यूरोप में जाके उनको सेल करेंगी. ओके, फिर जब मैं बात करती हूं वर्ल्ड से हमें एक हिस्ट्री पता चलती है. कैसे? जैसे कि जो हमारी टेक्सटाइल है उसके बारे में अब थोड़ी से हम हिस्ट्री जानेंगे. यूरोपियन ट्रेडर्स ने फर्स्ट टाइम जो कॉटन टेक्सटाइल है उन्होंने कहाँ एनकाउंटर किया? दे फर्स्ट एनकाउंटर्ड इट इन मसूल इन इराक. इट इज अ प्लेस, मसूल, इराक के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ कॉटन टेक्सटाइल को देखा और इसलिए उन्होंने इसको कॉटन टेक्सटाइल को नाम दिया मसलिन. ओके, क्योंकि उन्होंने ये सबसे पहले कहाँ पाया? मसूल, इराक में. ओके, अभी तक हमारे इंडिया में कोई भी यूरोपियन ट्रेडर नहीं आया था और इसलिए उनको लगा ये जो कॉटन टेक्सटाइल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से कहाँ का प्रोडक्ट है,
ये इराक का प्रोडक्ट है। ओके, फिर हम देखते हैं कि पोर्टुगीज आते हैं इंडिया के अंदर इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। ये जो मसाले हैं, ओके, तो ये स्पाइसेस के लिए इंडिया बहुत ज्यादा वर्ल्ड में जाना जाता था। पोर्टुगीज जो कि यूरोपियन नेशन के पार्ट ही है, वहां से ट्रेडर्स आते हैं इंडिया स्पाइसेस लेने के लिए। ओके, एंड कहां लैंड करते हैं वो सबसे पहले? दे लैंडेड इन कैलिकट ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। केरला की साइड आके उतरते हैं इंडिया में। Along with the spices, they also took cotton textile. जब वो इंडिया आते हैं तो वो यहाँ से ना सिर्फ मसाले बट ऑल्सो यहाँ से वो कॉटन टेक्सटाइल, ये जो कॉटन का जो कपड़ा है, उनको भी अपने साथ अपने देश वापस लेके जाते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि अब पहले वो मसलिन नाम से जानते थे, अब कॉटन टेक्सटाइल को वो कैलिको के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैलिको के नाम से जानेंगे। ओके, Subsequently, Calico become the journal name of all the cotton textile. जितने भी कॉटन टेक्सटाइल थे, कॉटन के कपड़े थे, उनको एक जर्नल नेम दे दिया इन्होंने, क्या? कैलिको। कैलिको का मतलब है कॉटन टेक्सटाइल। ओके, फिर हमें और क्या चीजें पता चलती है? यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। एक पेज है जिसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये 1730 का रिकॉर्ड है। ओके, तो इस पिक्चर को देख के हमें आइडिया मिलता है कि ये ऑर्डर प्लेस हुआ है। इट गिव अस एन आइडिया अबाउट 98 वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ। भाई इंडिया के अंदर यू कैन इमेजिन कि हाउ वाइड वैरायटी डू वी हैव इन आवर नेशन। 98 वैरायटीज थी कॉटन और सिल्क के कपड़ों की। ओके, नोन बाय डिफरेंट नेम। अब इनका अलग अलग नाम था, जैसे कि कुछ कपड़ों को छींट के नाम से जाना जाता था, कुछ को कोआसिस और कुछ को बंदाना। तो इन सब चीजों की डिफरेंट नेम्स जो आप यहाँ देख रहे हो, लाइक छींट, कोआसिस एंड बंदाना, ये आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे आप बात करोगे छींट का कपड़ा, मतलब छोटे छोटे बारीक के जो प्रिंट बने होते हैं। बंदाना, जैसे हमें बंदाना करके एक प्रिंट होता है, अपने घर में पूछना अपने मदर वगैरह को, उनको पता होगा कि बंदाना प्रिंट क्या होता है। और फॉर योर क्लैरिफिकेशन I have posted the pictures in the next slide. Okay, फिर हम देखते हैं कि from 1680s there started a craze for a printed Indian cotton textile in England and Europe. क्योंकि ये जो कॉटन टेक्सटाइल है इतनी ज्यादा फेमस हो रही थी अब यूरोप में, तो वहां 1680s में एक ट्रेंड चलेगा। जैसे आप देखते ना मार्केट में कोई कपड़ा आया, उसका ट्रेंड चल पड़ता है, तो यूरोप में भी यहाँ कॉटन टेक्सटाइल का क्रेज हो जाएगा। Even the rich people of England, including the Queen herself, wore clothes of Indian fabric. और वहां की जो क्वीन थी वो भी इंडियन फैब्रिक के कपड़े पहनने लगी। इतना ज्यादा क्रेज हो गया था कॉटन टेक्सटाइल का। जब मैं बात कर रही थी ऊपर कॉमन नेम फॉर डिफरेंट कॉटन टेक्सटाइल, तो जैसे थी छींट। छींट का क्लोथ मतलब है छोटी छोटी बारीक प्रिंट वाला। बंदाना ये वाला प्रिंट है, and कोआसिस इज समथिंग लाइक दिस। नॉट ओनली छींट, बंदाना एंड कोआसिस, वहां इस ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग आपको नाम दिखाई देंगे जो कि जगह के पीछे नाम दिए गए थे। सो देयर वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय द प्लेस ऑफ ओरिजिन। भाई कौन से प्लेस से निकल रहा है, जैसे कि पटना, कैलकाटा, उड़ीसा। तो जिस जिस प्लेस से वो कपड़ा आएगा तो उस प्लेस के नाम के पीछे उस कपड़े का नाम दिया गया। ओके, देन Let's talk about Indian textile in the European market. यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल का क्या रोल रहेगा अभी? जो वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड began protesting against the import of Indian cotton textile. अब जो इंग्लैंड में जो वीवर्स बैठे थे जो कि वूल या सिल्क से कपड़ा बनाते थे, उन लोगों ने बहुत आवाज उठाई। उन्होंने बोला ये बात गलत है कि हमारा जो सामान है वो खुद का बिक नहीं रहा है और तुम लोग दूसरे देश से चीजें इंपोर्ट कर रहे हो और क्या चीजें खरीद रहे हो? कॉटन टेक्सटाइल। तो दिस इज नॉट गुड। तो इसके चलते क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ इंग्लैंड में, तो फाइनली उनकी सरकार उनके फेवर में एक एक्शन लेगी विच विल बी इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉ पास करेगी जिसका नाम दिया जाएगा कैलिको एक्ट। कैलिको मतलब क्या था? कॉटन टेक्सटाइल। और इस एक्ट के चलते क्या होगा? बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल शीट इन इंग्लैंड अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड।
उन्होंने क्या किया, कैलिको एक्ट बनाया ताकि उनके लोगों को जो अभी सफर करना पड़ रहा था उनकी सफरिंग खत्म हो जाए। कैलिको एक्ट के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि यूरोप में अब कोई भी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल या ये छींट का ये जो कपड़ा है ये नहीं आएगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ये कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो अब उसके अंडर रहेगी, राइट। सो अब देखते हैं अब क्या होगा इस चीज के चलते, कैलिको एक्ट के चलते अब क्या होगा। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल लेड टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड, क्योंकि इतना ज्यादा किसी चीज की डिमांड होगी तो अब इंग्लैंड में भी लोग सोचेंगे भाई इस कंपटीशन के चलते हमें भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जिससे हमें भी फायदा हो। तो इसके चलते काफी सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगी। और कौन कौन सी इनोवेशंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर में भी आ सकता है, जैसे कि इन 1764 स्पिनिंग जेनी, 1764 के अंदर स्पिनिंग जेनी आती है। और स्पिनिंग जेनी किसने बनाई है, बाय जॉन कैक वाज इन्वेंटेड। स्पिनिंग जेनी की मैंने यहाँ फोटो भी लगाई है जिससे हम कॉटन से थ्रेड बना सकते हैं। ओके 1786 के अंदर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन होता है। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया, रिचर्ड आर्कराइट ने। अब इन सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हुई उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या रहेगा, इंपैक्ट ये रहेगा इंडिया कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के एंड तक इंडिया वर्ल्ड ट्रेड में डोमिनेट कर रहा था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज मेड इनॉर्मस प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड, और इंडिया से वो सामान लेके जाते थे और वहां उस सामान को यूज करते थे, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंट्रीज ने वहां बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न भी किया। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट के अंदर। ये मैंने यहाँ पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट की थी, जॉन कैक ने। और कॉटन मिल में जो स्टीम इंजन यूज होंगे और वो किसने इन्वेंट किया, वो रिचर्ड आर्कराइट ने। सो गाइज आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स विंडो बाय गरिमा सिंह, एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो you just go through your NCERT textbook so that the chapter is very clear to you all. Thank you for watching, and if you like this video, do not forget to like, share and subscribe to my channel. And also guys, how did you find this video? Do not forget to comment down in the comment box below to let me know how was the video.